गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएस थर्ड ईयर की क्लास में आज हम पेपर फर्स्ट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेएस मिल के सिद्धांत को। जेएस मिल के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि क्यों विभिन्न देश आपस में वस्तुओं व सेवाओं को खरीदते व बेचते हैं या आयात निर्यात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में हम ये पढ़ते हैं कि दो देश आपस में आयात और निर्यात क्यों करते हैं और किन शर्तों पर करते हैं। साधारणतया इसका कारण, किसका कारण? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का कारण। साधारणतया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का कारण यह माना जाता है कि कोई वस्तु स्वयं के देश में ऊंची लागतों पर उत्पादित होती है तो वह वस्तु महंगी भी होगी। सीधी सी बात है, अगर भारत में घड़ियां बहुत ही ऊंची लागतों पर उत्पादित होती है तो उन घड़ियों की कीमत भारत में बहुत ज़्यादा होगी। तो कोई वस्तु स्वयं के देश में ऊंची लागतों पर उत्पादित होती है तो वह वस्तु महंगी भी होगी। तो क्यों ना उस वस्तु को अन्य किसी देश से आयात कर लिया जाए जहां वह कम कीमतों पर मिलती है। ये ज़्यादा बेटर है कि अपने देश में कोई ऐसी वस्तु बनाई जाए जिसकी लागतें ऊंची हो। लागतें ऊंची होंगी यानी कि उस वस्तु को बनाने में खर्चा ज़्यादा आएगा तो उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, वह वस्तु महंगी होगी। तो क्यों ना उस वस्तु को अपने घर में ना बनाया जाए, घरेलू स्तर पर ना बनाया जाए, अपने देश में ना बनाया जाए, बल्कि ऐसे किसी देश से आयात कर लिया जाए जहां वह वस्तु कम लागतों पर उत्पादित होती है और जहां कम लागतों पर उत्पादित होगी वहां उसकी कीमतें भी कम होगी। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत यह बताता है कि विभिन्न देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं और जब व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो उन आयात और निर्यातों की शर्तें क्या होती हैं, यह हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में पढ़ेंगे। जेएस मिल के सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत पर नजर डाल लें। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जेएस मिल, इनके तीनों के ही सिद्धांत में जो मान्यताएं ली गई हैं वो क्या है? मान्यताओं का मतलब होता है कि जब कोई सिद्धांत बनाया जाता है तो कुछ चीजों को मान लिया जाता है और उनको मानना बहुत जरूरी है ताकि वो सिद्धांत स्थापित कर सके। तो मान्यताएं क्या है? दो देश हैं, दो प्रकार की वस्तुएं दोनों ही देशों में उत्पादित होती है, उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है, आयातों का भुगतान मुद्रा नहीं है बल्कि निर्यात है। इसका क्या मतलब है कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जेएस मिल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत जब प्रस्तुत करते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि दो ही देश हैं जिनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच में होता है आपस में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्विपक्षीय नहीं होता है, बहुपक्षीय होता है। लेकिन सिद्धांत को दर्शाने के लिए इन्होंने ये मान लिया है कि दो देश हैं और दोनों देशों में दो प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। मान लें कि दो देश हैं, दोनों में XY प्रकार की वस्तु बनती है और उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि उत्पादन के साधन बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जेएस मिल तीनों ने ही यह मान लिया है कि उत्पादन का जो साधन है वो एकमात्र साधन है श्रम। वे पूंजी के बारे में, तकनीक के बारे में, कच्चे माल के बारे में और अन्य साधनों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई देश अन्य देश से आयात करता है तो आयातों का भुगतान वर्तमान में मुद्रा के रूप में होता है। लेकिन इन तीनों के सिद्धांत में आयातों का भुगतान क्या होता है? वस्तु के रूप में होता है, यानी कि निर्यात होता है। अगर कोई देश आयात करता है तो उसे बदले में वस्तुओं का निर्यात करना होगा। अब हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि एडम स्मिथ के सिद्धांत क्या है, डेविड रिकार्डो का सिद्धांत क्या है, फिर हम जो आज का हमारा पर्पस है जेएस मिल का सिद्धांत उस पर चलेंगे। आप इस दो सारणियों को देखिए। श्रम एडम स्मिथ के अनुसार दो देश हैं, अमेरिका, ब्राजील। डेविड रिकार्डो ने भी दो देश लिए हैं, अमेरिका और ब्राजील। एडम स्मिथ ने दो प्रकार की वस्तु ली है, X वस्तु, Y वस्तु। डेविड रिकार्डो ने दो प्रकार की वस्तु ली है, शराब और कपड़ा। हम यहाँ पर देखते हैं एडम स्मिथ किस प्रकार शो करते हैं अपने सिद्धांत को।
श्रम की एक इकाई से होने वाला उत्पादन। तो एडम स्मिथ के अनुसार श्रम की एक इकाई से अमेरिका में एक्स वस्तु की 10 इकाइयां बनती है, वाई वस्तु की 5 इकाइयां बनती हैं। सॉरी टू से दोबारा देखिए, अमेरिका में श्रम की एक इकाई एक्स वस्तु की 10 इकाइयां बनाती है, लेकिन वही श्रम की एक इकाई अमेरिका में 5 इकाइयां वाई वस्तु का उत्पादित करती है, और ब्राजील में श्रम की एक इकाई 5 एक्स वस्तु का उत्पादन करती है और श्रम की एक इकाई ब्राजील में 10 इकाइयों का उत्पादन करती है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अमेरिका एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है और ब्राजील वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। तो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि व्यापार किस प्रकार होगा, अमेरिका अपने सारे साधन एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दे और ब्राजील अपने सारे साधन वाई वस्तु के उत्पादन में लगा दे। अमेरिका एक्स वस्तु का निर्यात करे और जो ब्राजील है वो वाई वस्तु का निर्यात करे। ब्राजील एक्स वस्तु का आयात करे और अमेरिका वाई वस्तु का आयात करे। अगर आप यहाँ पर गौर से देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि अगर अमेरिका एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो ब्राजील वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। अमेरिका की दक्षता एक्स वस्तु के उत्पादन में है और ब्राजील की दक्षता वाई वस्तु के उत्पादन में है। अब हम आते हैं रिकार्डो के सिद्धांत पे। रिकार्डो ये कहते हैं कि एडम स्मिथ ने बिना कोई शर्त के ये मान लिया कि अगर अमेरिका एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो ब्राजील को दूसरी वस्तु के उत्पादन में दक्ष होना ही चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। लेकिन डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ के सिद्धांत से एक कदम आगे निकलते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कंडीशन इस प्रकार की क्रिएट हो जाए कि अमेरिका ही दोनों प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष हो जाए तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि एक इकाई उत्पादन के लिए अपेक्षित श्रम, यानी कि एक इकाई उत्पादन करने के लिए कितने श्रम की आवश्यकता है। तो अमेरिका में एक इकाई शराब उत्पादन करने के लिए 80 श्रमिक चाहिए, जबकि ब्राजील में एक इकाई शराब उत्पादन करने के लिए 120 श्रमिक चाहिए। तो यहाँ पर दक्ष कौन हुआ शराब उत्पादन में? अमेरिका। इसी प्रकार अगर हम कपड़े का उत्पादन देखते हैं तो अमेरिका में एक इकाई कपड़ा उत्पादन के लिए 90 श्रमिक चाहिए, जबकि ब्राजील में एक इकाई कपड़ा उत्पादन के लिए 100 श्रमिक चाहिए। तो यहाँ पर भी कम श्रमिक कौन लगा रहा है? अमेरिका। यानी कि अमेरिका कपड़ा उत्पादन में भी दक्ष है। जब अमेरिका ही शराब और कपड़ा उत्पादन में दक्ष है तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? इसका हल एडम स्मिथ नहीं दे पाए, इसका हल डेविड रिकार्डो ने दिया। उन्होंने क्या किया, मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि उन्होंने दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपात निकाले और ये कहा कि दोनों देशों की जो घरेलू विनिमय अनुपात की जो सीमाएं हैं उसके बीच में क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जे.एस. मिल की। अब जे.एस. मिल ने ये कहा कि डेविड रिकार्डो ने ये तो बता दिया कि घरेलू विनिमय अनुपातों की सीमाओं के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन होगा, लेकिन ये लेन देन की शर्त क्या रहेगी, क्या आधार होगा? इसलिए जे.एस. मिल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे हम बोलते हैं पारस्परिक मांग का सिद्धांत या प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत। जे.एस. मिल ने अपना कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जे.एस. मिल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जे.एस. मिल ने अपना सिद्धांत दिया उसकी सारणी दी गई है कि जे.एस. मिल ने इस सारणी से अपने सिद्धांत को समझाया है। ये वही सारणी है जैसी हमने एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के संदर्भ में बनाई थी। अब यहाँ पर श्रम की एक इकाई से उत्पादन की मात्राएं बताई गई है अमेरिका और ब्राजील में। हम क्या देखते हैं कि अमेरिका और ब्राजील दो देश हैं जो शराब और कपड़ा धोने का उत्पादन करते हैं। अमेरिका श्रम की एक इकाई से 3 इकाई, श्रम की एक इकाई से या एक श्रमिक, अमेरिका में जो एक अमेरिकन श्रमिक है वो शराब की 3 इकाइयां उत्पादित करता है, जबकि एक ब्राजीलियन श्रमिक शराब की एक इकाई ही उत्पादित कर पाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर शराब उत्पादन में कौन दक्ष हुआ? अमेरिका दक्ष हुआ।
यहाँ पर हम देखते हैं कि कपड़ा उत्पादन में एक अमेरिकन श्रमिक कपड़े की 3 इकाइयां उत्पादित करता है, जबकि एक ब्राजीलियन श्रमिक कपड़े की 2 इकाइयां उत्पादित करता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, कपड़ा उत्पादन में अमेरिका ही दक्ष हुआ। यहाँ पर जो स्थिति है वो डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग ही है। तो अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा, इसके लिए जेएस मिल डेविड रिकार्डो की थ्योरी को ही अपनाते हैं। वो ये कहते हैं कि दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपात निकाले जाएंगे। तो घरेलू विनिमय अनुपात किस तरीके से निकलेंगे, अमेरिका का घरेलू स्तर पर वस्तुओं का विनिमय अनुपात क्या होगा, अमेरिका में 1 इकाई श्रम से 3 इकाइयां शराब उत्पादित होती है और 1 इकाई श्रम से ही 3 इकाई कपड़ा उत्पादित होता है। तो हमें इसे किस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 इकाई शराब बराबर 1 इकाई कपड़ा। इसका ये मतलब हुआ घरेलू विनिमय अनुपात कि जितने श्रमिक 1 इकाई शराब बनाता है अमेरिका में, उतने ही श्रमिक अमेरिका में 1 इकाई कपड़ा बनाएंगे। अब हम ब्राजील का देखते हैं। ब्राजील का घरेलू स्तर पर वस्तुओं का विनिमय अनुपात क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि जितना श्रमिक 1 इकाई कपड़ा बनाएगा उतने ही श्रमिक 2 इकाई कपड़ा बना लेंगे। घरेलू विनिमय अनुपातों का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब ये है कि जितनी लागत अमेरिका में शराब बनाने पर आती है उतनी ही लागत अमेरिका में कपड़ा बनाने पर आती है। लेकिन ब्राजील में देखें कि जितनी लागत शराब बनाने में आती है उसकी आधी लागत कपड़ा बनाने में आती है। आधी क्यों, दुगना नहीं बोलना है, क्योंकि जितने श्रमिक 1 इकाई शराब बनाते हैं ब्राजील में, उतने ही श्रमिक 2 इकाई कपड़ा बना लेते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ब्राजील में जितनी लागत शराब बनाने में आती है उससे आधी लागत कपड़ा बनाने में आती है। यानी कि तुलनात्मक रूप से जो ब्राजील यद्यपि अमेरिका की तुलना में शराब और कपड़ा दोनों के ही उत्पादन में अदक्ष है, लेकिन अदक्षता थोड़ी सी कम ब्राजील में किसमें है, कपड़ा उत्पादन में, और अमेरिका में किसमें दक्षता ज्यादा है, शराब उत्पादन में। तो यहाँ पर श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जो साधन जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है उसी का ही उत्पादन करे। अमेरिका में जो श्रमिक है, जो अमेरिकन श्रमिक है, वो किस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, यद्यपि ब्राजील की तुलना में वो दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष है, लेकिन तुलना यहाँ से की जाए, इस लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे की जाए तो अमेरिकन श्रमिक ब्राजीलियन श्रमिक की तुलना में ज्यादा जो दक्ष है वो किसमें है, शराब उत्पादन में। और वर्टिकल देखा जाए तो जो ब्राजीलियन श्रमिक है वो अदक्ष तो शराब उत्पादन में और कपड़ा उत्पादन दोनों में ही है, लेकिन अदक्षता थोड़ी सी कम किसमें है, कपड़ा उत्पादन में। जब हम वर्टिकल तुलना करते हैं तो इसे कहते हैं लागतों में तुलनात्मक अंतर। तो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण कैसे होगा कि अमेरिका अपने सारे अमेरिकन श्रमिकों को शराब उत्पादन में लगा देगा और जो ब्राजीलियन श्रमिक हैं वो सारे के सारे किस में लग जाएंगे, कपड़ा उत्पादन में। यहां तक तो हम चल रहे हैं डेविड रिकार्डो के सिद्धांत पर। अब डेविड रिकार्डो यहां आके रुक जाता है और वो ये कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो सीमाएं होंगी वो इस प्रकार होंगी, 1 इकाई शराब के बदले 1 से 2 इकाई कपड़ा मिले। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त है वो दोनों देशों के घरेलू विनिमय अनुपातों के दर के बीच में तय हो जाएंगी। यहाँ तक तो डेविड रिकार्डो अपने सिद्धांत को बता देते हैं
लेकिन अब आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होगा, क्या शर्त होगी, इसका हल नहीं दे पाए डेविड रिकार्डो। तो जेएस मिल यहाँ पर अपना हल प्रस्तुत करते हैं और वो क्या है, वो इस प्रकार है। अपने हल को प्रस्तुत करते हुए जेएस मिल अपना सिद्धांत इस तरीके से समझाते हैं। अमेरिका और ब्राजील दोनों ने अपनी अपनी तुलनात्मक लागतों को देख के, दक्षता और कम अदक्षता को देखकर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हुए यह डिसीजन लिया कि अमेरिका सारे श्रमिक शराब उत्पादन में लगाएगा और ब्राजील सारे श्रमिक कपड़ा उत्पादन में लगाएंगे। अमेरिका जब शराब का उत्पादन करेगा तो उसे कपड़ा कहां से मिलेगा, उसे कपड़ा मिलेगा ब्राजील से। इसी प्रकार जब ब्राजील अपने सारे श्रमिक कपड़ा उत्पादन में लगा देगा तो उसे शराब कहां से मिलेगी, शराब मिलेगी अमेरिका से। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला, ब्राजील निर्यात करेगा, किसका निर्यात करेगा, ब्राजील कपड़े का निर्यात करेगा और आयात किसका करेगा, शराब का। इसी तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो किसके होंगे, शराब के होंगे, वाइन के होंगे, और अमेरिका के जो इंपोर्ट्स होंगे यानी कि आयात होंगे वो किसके होंगे, कपड़े के होंगे या क्लोथ के होंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से तय होगा। तो यहां पर जो काम करेगी वो काम करेगी प्रतिपूरक मांग। अब ये जो रेसिप्रोकल डिमांड है वो क्या होती है। प्रतिपूरक मांग का मतलब ये होता है अमेरिका जब ब्राजील से शराब का आयात करेगा तो शराब के आयात के बदले उसे कुछ कपड़ा निर्यात करना पड़ेगा। जब अमेरिका ब्राजील से कपड़ा आयात करेगा तो उसे शराब का निर्यात करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रारंभ में यह पढ़ चुके हैं कि जो आयातों का भुगतान क्या है, निर्यात। तो अमेरिका जब कपड़े का आयात करेगा तो उसका भुगतान क्या होगा, शराब। और इसी तरीके से ब्राजील जब आयात करेगा शराब का तो उसका भुगतान क्या होगा, निर्यातों के रूप में कपड़ा होगा। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल डिमांड या प्रतिपूरक मांग का मतलब ये है कि अमेरिका के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। अमेरिका कपड़ा आयात करने के बदले कितना शराब निर्यात करेगा, या अमेरिका में कपड़े की मांग क्या है शराब के बदले। इसी तरीके से ब्राजील के संदर्भ में ब्राजील शराब आयात करने के बदले कितना कपड़ा निर्यात करेगा, या अमेरिका या ब्राजील शराब की मांग, ब्राजील में शराब की मांग क्या है, कपड़े के बदले। तो रेसिप्रोकल डिमांड का मतलब ये हुआ कि अमेरिका में कपड़े की मांग कितनी है और ब्राजील में शराब की मांग कितनी है।
अमेरिका कपड़े की जब मांग करता है तो उसे शराब का निर्यात करना पड़ेगा। ब्राजील जब शराब की मांग करता है तो उसे कपड़े का निर्यात करना पड़ेगा। तो अमेरिका कपड़े की मांग करने के लिए कितना शराब निर्यात करेगा और आयात करने के लिए शराब का कपड़ा कितना निर्यात करेगा ब्राजील। अब ये रेसिप्रोकल डिमांड हो गई कि अपने यहाँ उत्पादित न होने वाली वस्तु को अन्य देश से मांग करना, यही रेसिप्रोकल डिमांड है। दोबारा बोलती हूँ, घरेलू स्तर पर कोई वस्तु उत्पादित नहीं होती है तो उसे अन्य देश से मांग करना ही क्या होता है, रेसिप्रोकल डिमांड। अब ये रेसिप्रोकल डिमांड या जो प्रतिपूरक मांग है, ये जितनी ज़्यादा लोचदार या जितनी ज़्यादा बेलोचदार होगी, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त तय होगी। इसे देखिए आप, यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि अमेरिका में कपड़े की प्रतिपूरक मांग बेलोचदार है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें किस प्रकार होंगी। तो सबसे पहले बेलोचदार का मतलब ये होता है कि परिवर्तन मुश्किल से हो, कोई लोच ना हो, परिवर्तन कठिन हो। अगर अमेरिका में कपड़े की मांग बेलोचदार है, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन्स कपड़े का जितना प्रयोग करते हैं, जितना यूज करते हैं, जितना उपभोग करते हैं, उस उपभोग की मात्रा में वो कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। चाहे कपड़ा कितना ही महंगा हो, चाहे कपड़ा कितना ही सस्ता हो, अमेरिकन्स जितनी मात्रा में कपड़े का उपभोग करते हैं वह उपभोग स्तर स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहेंगे कपड़े की मांग बेलोचदार है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ब्राजील को यह पता है कि उसके द्वारा उत्पादित कपड़े की मांग अमेरिका में बेलोचदार है, तो यहाँ पर ब्राजील मनमाने ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त तय करेगा। क्या शर्त तय करेगा कि ब्राजील को अच्छे से पता है कि अमेरिका को कपड़ा चाहिए ही चाहिए, तो वो कपड़े को निर्यात तो करेगा लेकिन ज्यादा मात्रा में शराब मांगेगा या शराब का आयात करवाएगा। तो ब्राजील क्या करेगा, जो ब्राजील के एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या है, कपड़ा है, तो ये कपड़े को निर्यात तो कर देगा लेकिन जब इंपोर्ट करेगा शराब का तो वो क्या करेगा, शराब ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट कराएगा। क्योंकि रिकार्डो, एडम स्मिथ और मिल के सिद्धांत में यह माना गया है कि अगर एक्सपोर्ट्स हैं कम और इंपोर्ट्स हैं ज़्यादा तो इसका मतलब है कि देश को भुगतान करना पड़ रहा है कम और उसको जो वस्तुएं मिल रही हैं वो ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पर व्यापार कैसा है, उस देश के पक्ष में है। तो अब अगर अमेरिका में कपड़े की मांग बेलोचदार होती है तो ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त है वो अपने पक्ष में तय करने के लिए योग्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ पर ब्राजील ताकतवर हो जाएगा। तो ब्राजील क्या करेगा कि कपड़े का निर्यात तो करेगा लेकिन वो शराब ज्यादा मांगेगा बदले में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त किसके पक्ष में हो गई, ब्राजील के पक्ष में। अब दूसरी बात, अगर अमेरिका में कपड़े की मांग लोचदार है, यानी कि कपड़े की मांग में जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो कपड़े की मांग तुरंत कम हो जाएगी और कीमतें कम है तो कपड़े की मांग तुरंत बढ़ जाएगी, तो इसे हम कहेंगे कपड़े की मांग को लोचदार होना। तो जब कपड़े की मांग लोचदार होगी तो ब्राजील यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें अपने पक्ष में नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ज़्यादा शराब की मांग की कपड़ा निर्यात करने के बदले तो अमेरिकन्स कपड़े की मांग करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा है उसकी कीमत क्या है, शराब है। यहाँ पर शराब एक तरीके से मुद्रा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अमेरिकन्स की कपड़े की मांग लोचदार है तो यहाँ पर ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त तय करने में मनमानी नहीं कर पाएगा।
अब इसी तरीके से हम ब्राजील की बात करते हैं। अगर ब्राजील में शराब की मांग बेलोचदार है तो इसका मतलब ब्राजीलियंस को शराब चाहिए ही चाहिए, शराब का उपभोग करेंगे ही करेंगे, चाहे शराब की कीमतें कपड़ों के रूप में कितनी ही ज़्यादा हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अमेरिका है वो ये जानता है कि उसके यहाँ उत्पादित शराब की मांग ब्राजील में बेलोचदार है, इसलिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त स्वयं के अनुसार तय करेगा। और वो क्या तय करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का आयात करेगा शराब की निश्चित मात्रा के बदले। तो यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका के इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स कम होंगे इंपोर्ट की तुलना में। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेएस मिल तीनों के ही सिद्धांतों में अब तक हमने ये पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के लिए तब अनुकूल माना जाता है जब उसे निश्चित आयातों के बदले कम मात्रा में एक्सपोर्ट करना पड़े या उसके निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जेएस मिल ये कहते हैं कि यदि एक देश दोनों ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त होती है वो किससे तय होती है, वह होती है प्रतिपूरक मांग की लोच से। प्रतिपूरक मांग की लोच यदि बेलोचदार है, किसी देश की बेलोचदार है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएंगी और अन्य देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा, अनुकूल हो जाएगा। तो प्रतिपूरक मांग की लोच बेलोचदार होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त प्रतिकूल हो जाएगी और अगर ये लोचदार होगी तो ये अनुकूल हो जाएगी। इस प्रकार जेएस मिल अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हैबरलर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत और उसके बाद पढ़ेंगे हम हेक्सचर-ओहलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल, हैबरलर और उसके बाद में है हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। अब जब हम हैबरलर का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रयोग करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जो हमने सबसे पहले जिसका वीडियो बनाया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। तो एक बार आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। कल हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा हैबरलर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।